हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी रूमेटिक ड्रग्स। एंटी रूमेटिक ड्रग्स डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लें। पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसीज अफेक्टिंग जॉइंट्स। नाउ ये फिगर देखें, ये एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अफेक्टेड जॉइंट है, जॉइंट जो कि दो बोन्स के बीच में होता है। नाउ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बॉडी के इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जिनका काम बॉडी को सुरक्षित रखना है, जिनका काम बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, वही इम्यून सेल्स हेल्दी जॉइंट्स को अटैक करते हैं। जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाते हैं, उनमें दर्द होता है। अब जल्दी से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है जोड़ों में सूजन आना, दैट इज़ जॉइंट स्वेलिंग, पेन एंड स्टिफनेस। जॉइंट्स जो हैं, जोड़ जो हैं वो अकड़ जाते हैं, चलने फिरने काम करने में दिक्कत होती है। दूसरा, दोबारा इस फिगर को देखें, दिस इज़ अ नॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन, पिंक कलर की ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब इस साइड की साइनोवियल मेम्ब्रेन देखें, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये बहुत थिक हो गई है और इसमें इन्फ्लामेशन है, ये सूजी हुई है और इस थिक साइनोवियल मेम्ब्रेन को पैनस कहते हैं। ये पूरी साइनोवियल मेम्ब्रेन है और इसको हम पैनस कहते हैं ना। ये पैनस धीरे धीरे क्या करती है कि ये इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है, धीरे धीरे ये बोन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के दूसरे लक्षण हुए आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोन इरोजन। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है और जो बोन है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह का पूरा जॉइंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसमें विकार आ सकते हैं और वो काम करना बंद कर सकता है ना। अब समझते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो थेरेपी है, एंटी रूमेटिक जो थेरेपी है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। पहला, पेन, स्वेलिंग और जॉइंट स्टिफनेस को ये एंटी रूमेटिक थेरेपी जो है वो कम करे। दूसरा, आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय ना होने दे। और तीसरा, बोन जो है उसका भी इरोजन ना हो, बोन का भी डिस्ट्रक्शन ना हो और ओवरऑल हमारा जो जॉइंट है वो एकदम हेल्दी रहे। तो एंटी रूमेटिक थेरेपी शुड प्रिवेंट जॉइंट डिस्ट्रक्शन, डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। Now let's classify anti-rheumatic drugs. Now the first and the most important class of drugs for the treatment of rheumatoid arthritis are disease modifying anti-rheumatic drugs, in short DMARDs. DMARDs की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ड्रग्स रेमिशन प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ये ड्रग्स या तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, नहीं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को बहुत कम कर देती हैं। अगर वक्त रहते डीमार्ड्स पेशेंट को दे दिए जाएं तो कार्टिलेज, बोन और पूरा जो जॉइंट है वो डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है। डीमार्ड्स हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेने चाहिए क्योंकि डीमार्ड्स के काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। Now, DMARDs are of two types, conventional or non-biological DMARDs and biological DMARDs. Now, non-biological DMARDs जो हैं ये पहले यूज़ किए जाते हैं और अगर इनसे फ़ायदा ना हो तो हम biological DMARDs यूज़ करते हैं। Now, non-biological DMARDs के काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, पर biological DMARDs के एडवर्स इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा हैं। तो biological DMARDs are reserved for refractory rheumatoid arthritis, that is the rheumatoid arthritis that does not respond to non-biological DMARDs. Now non-biological DMARDs को हम अब क्लासीफाई कर लेते हैं। non-biological DMARDs में आते हैं immunosuppressants like methotrexate and azathioprine, then sulfasalazine, chloroquine and hydroxychloroquine, then लेफ्लुनामाइड। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल डीमार्ड्स। बायोलॉजिकल डीमार्ड्स में है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर
अल्फ़ा इनहिबिटर्स, वो ड्रग्स जो कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. फॉर एग्जांपल एटेनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, अडालीमुमैब. Then interleukin-1 antagonist, for example anakinra. Anakinra interleukin-1 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से interleukin-1 जो है वो अपने रिसेप्टार से बाइंड नहीं कर पाता और interleukin-1 जो है उसका जो फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है. उसके बाद आती हैं एडजुवेंट ड्रग्स. एडजुवेंट ड्रग्स में आती हैं सबसे पहले एंसिड्स. एंसिड्स फॉर एग्जांपल आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, सेलिकॉक्सिब. ना एंसिड्स जैसे कि हमने पढ़े हुए हैं, एंसिड्स सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ पहुंचाते हैं, ये दर्द से आराम दिलाते हैं, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को रोक नहीं सकते और इसके अलावा एंसिड्स आप ज़्यादा समय तक पेशेंट को दे भी नहीं सकते. एंसिड्स के बाद आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन. नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स. नाउ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसके जो सिम्टम्स हैं, जिसके जो लक्षण हैं वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कभी वो बहुत कम हो जाते हैं. तो जब डिसीज़ फ्लेयर अप होती है, जब इसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उस वक्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत यूज़फुल होते हैं. दूसरा, डीमार्ट्स जो हैं वो अपना असर दिखाने में 6 या 6 से ज़्यादा हफ्तों का समय लेते हैं, उस दौरान भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़फुल हैं. तीसरा, याद रखने वाली बात है कि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स को शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट फार्माकोलॉजी ऑफ डीमार्ट्स. नाउ डीमार्ट्स की फार्माकोलॉजी समझने से पहले एक बार समझते हैं कि डीमार्ट्स जो है वो कैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़फुल हैं, इनका जो जनरल मैकेनिज़्म है वो क्या है. तो उसके लिए हम जल्दी से एक बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. अब आप इस चार्ट को देखो, ये सारे डायग्राम्स एक्सप्लेन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. नाउ एक ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी जॉइंट. ये पिंक कलर की साइनोवियल मेम्ब्रेन है. दिस इज़ अ थिन साइनोवियल मेम्ब्रेन शोन हेयर इन द पिंक कलर. अब यहाँ देखो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कितनी थिक है. नाउ बॉडी के इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सारे के सारे इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में घुस गए हैं. नाउ टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं. ये साइटोकाइंस एक तरफ मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और दूसरी तरफ ये साइटोकाइंस जो हैं वो बी सेल्स को एक्टिवेट होते हैं. बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो फर्दर प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर. उसके बाद एंटीबॉडी जैसे कि एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़. ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जॉइंट टिश्यू को अटैक करती हैं और जॉइंट टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. नाउ मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो ये भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन-1, इंटरल्यूकिन-6. और ये सारे के सारे जो साइटोकाइंस हैं ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा ये जो साइटोकाइंस हैं ये फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं. जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, वो प्रोलिफरेट होती हैं और इन फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन से साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है. इसके अलावा ये फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प्रोटीनेसेस, देन मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेसेस. और ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे कार्टिलेज और बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसके अलावा ये जो साइटोकाइंस हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट दैट इज़ द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं जिससे कि अगेन बोन डिस्ट्रॉय होती हैं. नाउ नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स क्या करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स इम्यून सेल्स जैसे कि टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देते, टी सेल्स को मल्टीप्लाई या फिर प्रोलिफरेट नहीं होने देते. अगर टी सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट नहीं होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो बी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी.
टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट नहीं होंगे, साइटोकाइंस भी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर टी सेल्स हमने इनएक्टिवेट कर दिए, टी सेल्स का एक्टिवेशन रोक दिया डीमार्ट्स ने, तो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो जो बायोलॉजिकल डीमार्ट्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पे डायरेक्टली अटैक करते हैं, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर इंटरलूकिन 1 इसको इनएक्टिवेट करते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स इम्यून सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देते, वेयरएज बायोलॉजिकल डीमार्ट्स इन साइटोकाइंस को इनएक्टिवेट करते हैं। तो डीमार्ट्स जो है वो इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जड़ से रोकने की कोशिश करते हैं और इसीलिए जो डीमार्ट्स हैं वो रेमिशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ डीमार्ट्स। नाउ लेट्स स्टडी फार्माकोलॉजी ऑफ नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। हमारी पहली ड्रग है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग मेथोट्रेक्सेट। Now this is the DMARD of choice. Rheumatoid arthritis में जो DMARD सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है methotrexate. Now methotrexate is a first line treatment in moderate to severe rheumatoid arthritis disease. अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। Methotrexate inhibits an enzyme aminoimidazole कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज। ना ये जो एंजाइम है ये एडेनोसिन को मेटाबोलाइज करता है। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एडेनोसिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इनहिबिट हो गया, एडेनोसिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। सो देयर इज़ इंक्रीज्ड अक्यूमुलेशन ऑफ एडेनोसिन। और एडेनोसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब एडेनोसिन करता क्या है? एडेनोसिन टी सेल्स के एक्टिवेशन को रोकता है, बी सेल्स को डाउन रेगुलेट करता है, मतलब बी सेल्स की जो संख्या है, जो नंबर है उसको कम करता है। साइटोकाइंस जैसे कि इंटरलूकिन उसकी एक्टिविटी को कम करता है। सो दिस प्रोड्यूसेस एंटी रूमेटिक इफेक्ट। अब देखते हैं कि मेथोट्रेक्सेट के adverse effects क्या हैं? Now common and major adverse effects of methotrexate are oral ulceration, मुंह में छाले हो जाना, and gastrointestinal upset. Now methotrexate बोन मैरो को भी सप्रेस करता है जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। अगर लंबे समय तक मेथोट्रेक्सेट की थेरेपी ली जाए तो लिवर डैमेज हो सकता है जिससे कि लिवर सिरोसिस भी हो सकता है और चेस्ट जो इन्फेक्शन है उसके इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेथोट्रेक्सेट है दिस इज़ टेराटोजेनिक और इट प्रोड्यूसेस फीटल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़। उसके अलावा जो मेथोट्रेक्सेट है वो मेथोट्रेक्सेट शोज़ पोटेंशियल drug interactions with NSAIDs and proton pump inhibitors. So DMARDs physician को consult करके ही लेने चाहिए। Now next non-biological DMARD is azathioprine. Azathioprine is not a very efficacious drug. इसकी efficacy कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है and therefore it is less commonly used in the treatment of rheumatoid arthritis disease. पर अज़ाथायोप्रिन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ किया जाता है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर अज़ाथायोप्रिन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ किया जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज कम हो जाएगी, उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए अज़ाथायोप्रिन इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज अ स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट। तो ये जो है अज़ाथायोप्रिन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टीरॉइड्स की जो डोज है उसको कम कर देता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अज़ाथायोप्रिन इज़ अ प्रोड्रग। तो अज़ाथायोप्रिन लिवर में मेटाबोलाइज होती है और एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं 6-mercaptopurine। ना 6-mercaptopurine 6-thioguanine में कन्वर्ट हो जाता है और जो ये 6-thioguanine है ये टी सेल्स के डीएनए में घुस जाता है और टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स की जो डिफ्रेंसिएशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रोक देता है। तो टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते
और टी सेल्स का रोल तो हमने देखा ही है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो जब टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो है उनका जो डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन है जब वो सप्रेस हो गया तो ओवरऑल द ड्रग प्रोड्यूसेस इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। अब साइड इफ़ेक्ट्स जो नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ये फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं अज़ाथायोप्रिन के। इसके अलावा अज़ाथायोप्रिन माइलो सप्रेशन भी प्रोड्यूस करता है, मतलब ये बोन मैरो की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। और अज़ाथायोप्रिन शुड नॉट बी कंबाइंड विद मेथोट्रेक्सेट। और उसके अलावा एलोप्यूरिनॉल इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी ऑफ अज़ाथायोप्रिन। अब हमारा नेक्स्ट नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ड है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। नाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टी सेल्स को एक्टिवेट होने से रोकता है। नाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को माइल्ड नॉन इरोसिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बोन के डिस्ट्रॉय होने के जो चांसेस हैं वो कम हो। नाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मेथोट्रेक्सेट या फिर सल्फासालाजीन के साथ कंबाइन करके भी यूज़ किया जा सकता है। अब समझते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं जैसे कि टी सेल्स, वो जॉइंट्स के प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, जॉइंट के प्रोटीन्स पर अटैक करते हैं और इन जॉइंट्स के प्रोटीन्स को सेल्फ एंटीजेंस भी कहते हैं। सो लुक एट दिस फिगर, दिस इज़ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो जॉइंट्स के प्रोटीन्स या फिर सेल्फ एंटीजेंस को प्रोसेस करता है और जिससे कि आगे टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो लाइसोसोम्स को स्टेबलाइज करता है। लाइसोसोम्स जब स्टेबलाइज होते हैं तो ये सेल्फ एंटीजेंस या फिर जॉइंट के जो प्रोटीन्स हैं वो ना तो प्रोसेस होते हैं और ना ही मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से टी सेल्स का जो एक्टिवेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। तो टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते और अगर टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमें पता है आगे मैक्रोफेजेस, बी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे, साइटोकाइन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस रुक जाएगा। तो इस तरह से जो पूरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ यूज्ड एज एन एंटी रूमेटिक ड्रग। अब समझते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है, टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो जाता है और फिर क्या करता है, ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, ये कॉर्नियल ओपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी हो सकते हैं इसकी वजह से। और कभी कभार कुछ पेशेंट्स में कार्डियोमायोपैथी या फिर न्यूरोपैथी भी हो सकती है। Now the next drug is सल्फासालाजीन। Now सल्फासालाजीन जो हमारी ड्रग है ये 2 मॉलिक्यूल से बनी है, 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापिरिडीन। ना ये जो ड्रग है इसकी एफिकेसी मॉडेस्ट है, ना तो कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। सल्फासालाजीन को हम माइल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एज अ सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ कर सकते हैं और मेथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन करके भी सल्फासालाजीन यूज़ होती है। ना कोलोन में कोलोनिक बैक्टीरिया सल्फासालाजीन को स्प्लिट कर देते हैं, जिससे कोलोन में 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड और सल्फापिरिडीन रिलीज़ होते हैं। नाउ 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड कोलोन में लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये कोलोन की सूजन को कम करता है और इसी वजह से सल्फासालाजीन को अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सल्फापिरिडीन सिस्टेमिकली ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सल्फापिरिडीन इम्यून सेल्स से सुपर ऑक्साइड रेडिकल और साइटोकाइन्स का जो जनरेशन है वो कम करता है और इसी वजह से इसका एंटी रूमेटिक इफ़ेक्ट भी है। और सल्फासालाजीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपेटाइटिस। सल्फासालाजीन हाइपरसेंसिटिविटी भी प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि ये एक सल्फर ड्रग है एंड सल्फासालाजीन में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद लो स्पर्म काउंट।
Now the next non-biological DMARD is leflunomide. Now leflunomide भी T cells की proliferation को रोकता है. T cells को मल्टीप्लाई नहीं होने देता, T cells को प्रोलिफरेट नहीं होने देता. नाउ मेथोट्रेक्सेट की जगह लेफ्लुनोमाइड को यूज़ किया जा सकता है. नाउ लेफ्लुनोमाइड इज़ अ प्रोड्रग. लेफ्लुनोमाइड लीवर में मेटाबोलाइज होती है और एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ ट्राइफ्लुनोमाइड. Now triflunomide माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है. अब ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेटेड टी सेल्स में पिरिमिडीन्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. पिरिमिडीन्स फर्दर डीएनए और आरएनए बनाने के लिए चाहिए, जिससे कि सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं. अब डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट होने से टी सेल्स पायरिमिडीन्स नहीं बना पाते और फर्दर डीएनए का प्रोडक्शन कम हो जाता है, आरएनए का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इस वजह से टी सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाते, टी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, उनकी एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन कम होता है और जो बीमारी है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती. अब देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लेफ्लुनोमाइड. डायरिया, नॉजिया, हेडेक, रैशेस, हेयर लॉस. Then adverse effects like thrombocytopenia, leukopenia, chest infection का जो incidences है वो बढ़ जाते हैं. Long term use can cause hepatotoxicity and leflunomide is contraindicated in pregnancy, lactation and in children. नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स के बाद समझते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स. नाउ बायोलॉजिकल डीमार्ट्स बहुत सीरियस या फेटल एडवर्स इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल डीमार्ट्स को तभी यूज़ करते हैं जब नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स अपना असर नहीं दिखाते. सो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स. नाउ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जो कि मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है. नाउ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा साइटोकाइन को डीएक्टिवेट कर देते हैं. ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा का जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एंटी रूमेटिक इफेक्ट दिखाई देता है. नाउ द फर्स्ट ड्रग इज एटेनरसेप्ट. Now look at this figure. This is a very important figure. This is a figure of human immunoglobulin G, in short IgG. इसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं. Now human IgG में दो heavy chains होती हैं. These are the two heavy chains और दो light chains होती हैं. इसके अलावा ये जो नीचे का पोर्शन है जो कि ब्लू कलर में है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन या फिर कांस्टेंट फ्रैक्शन, F कांस्टेंट. और ये जो रेड कलर का रीजन है ये है वेरिएबल रीजन. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जी या फिर ह्यूमन एंटीबॉडी. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटेनरसेप्ट. नाउ एटेनरसेप्ट जो है वो एक फ्यूजन प्रोटीन है और ये दो चीज़ों से को मिलाकर बनता है. तो पहला जो इसका कंपोनेंट है, पहला जो इसका पार्ट है वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टार. तो ये है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टार और दूसरा जो इसका पोर्शन है दैट इज़ अ कांस्टेंट रीजन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जी. तो एटेनरसेप्ट जो है ये एक फ्यूजन प्रोटीन है और एटेनरसेप्ट फ्री ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा साइटोकाइन को बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है और जिसकी वजह से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो अल्फा है उसका एक्शन ब्लॉक हो जाता है. नाउ एटेनरसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बायोलॉजिकल डीमार्ड है और इसकी जो एफिकेसी है वो इज़ एज गुड एज दैट ऑफ मेथोट्रेक्सेट. Now next biological DMARD is adalimumab. Now MAB refers to antibody. Now adalimumab is monoclonal antibody. Now look at this figure. ये जो स्ट्रक्चर है ये अडालीमुमैब का स्ट्रक्चर है. नाउ अडालीमुमैब का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ह्यूमन IgG जैसा है, ह्यूमन एंटीबॉडी जैसा है. सो स्ट्रक्चर ऑफ अडालीमुमैब इज़ आइडेंटिकल टू नेचुरल IgG1. ना अडालीमुमैब जो है वो 100% ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट मोनोक्लोनल
एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटीबॉडी है। तो इसमें पूरा का पूरा ह्यूमन कंपोनेंट है। दूसरा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब ये जो एंटीबॉडी है, ये जो अडालीमुमैब है, ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए अडालीमुमैब को बोला एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंटीबॉडी। सो अडालीमुमैब binds to tumor necrotic factor alpha and inactivates tumor necrotic factor alpha cytokine. Now etanercept की तरह ही अडालीमुमैब भी commonly used biological DMARD है और इसकी efficacy भी is as good as that of methotrexate. Now the next tumor necrotic factor alpha inhibitor is infliximab. MAB refers to monoclonal antibodies, but infliximab is chimeral monoclonal anti-tumor necrotic factor antibody. So look at the structure of infliximab. Now 25% जो ये variable region है ये माउस से डिराइव हुआ है और जो रेस्ट 75% constant region है ये human IgG से डिराइव हुआ है। सो मोनोक्लोनल इन्फ्लिक्सीमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का 25% जो पार्ट है वो माउस से मिला है और इसीलिए इसको हम काइमेरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ना इन्फ्लिक्सीमैब जो है वो अगेन बाइंड्स टू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा साइटोकाइन एंड इट इनएक्टिवेट्स द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ना इन्फ्लिक्सीमैब जो है वो एक काइमेरल मॉलिक्यूल है जो कि जिसका 25% जो है हिस्सा है वो माउस से डिराइव हुआ है, इसलिए बॉडी में ये एंटी काइमेरिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं तो ये इन्फ्लिक्सीमैब को इनएक्टिवेट करेंगे और इन्फ्लिक्सीमैब की जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये जो इन्फ्लिक्सीमैब है ये इसका अगर हम इन्फ्यूजन करते हैं, इसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो एक्यूट रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ये माउस से डिराइव हुआ है और अगर एक्यूट रिएक्शन होता है तो उसमें हम देखेंगे फीवर, चिल्स, अर्टिकेरिया, ब्रोंकोस्पाज्म ये सब हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फ्लिक्सीमैब। Now let's talk about the adverse effects. अब हम general adverse effects देख लेते हैं कि biological DMARDs के जो general adverse effects हैं वो क्या हैं। Now biological DMARDs produce prominent side effects. तो इनके side effects बहुत ज़्यादा हैं, बहुत prominent हैं और जो biological DMARDs के जो side effects हैं, जो adverse effects हैं वो non biological DMARDs से भी ज़्यादा है। इसलिए biological DMARDs are used as reserve drugs for refractory rheumatoid arthritis. अगर non biological DMARDs जो हैं वो अपना असर नहीं दिखाते, वो यूज़फुल नहीं है, तभी biological DMARDs यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ड्स से भी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सीरियस और फेटल बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस। उसके अलावा these biological DMARDs they can cause activation of latent tuberculosis, development of malignancies like lymphoma, melanoma and skin cancer. बट बायोलॉजिकल डीमार्ड्स का और मेलिग्नेंसीज़ का क्या कनेक्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट ऐसा देखा गया है कि जहाँ जिन पेशेंट्स को इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ वहाँ पर मेलिग्नेंसीज़ भी देखी गई। नाउ रेयर एडवर्स इफेक्ट्स जो कि बायोलॉजिकल डीमार्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हैं न्यूट्रोपीनिया, देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटाइटिस, हाइपरसेंसिटिविटी एक्सेट्रा। सो ये जनरल एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डीमार्ड्स के होते हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं और कंपेयर टू नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ड्स ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं these can be serious and these can be fatal. Now the next biological DMARD is anakinra. एनाकिंड्रा जो है ये इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट है। ना इंटरलुकिन 1 जो है वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। ये जो साइटोकाइन है ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है। ना एनाकिंड्रा इज़ अ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंटरलुकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाउ लुक एट दिस फिगर।
ये एनाकिंड्रा है, एनाकिंड्रा इज़ शोन हेयर इन द ब्लू कलर, और ये है इंटरलूकिन 1 रिसेप्टर। एनाकिंड्रा जो है वो इंटरलूकिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो इंटरलूकिन 1 जो साइटोकाइन है वो अपने रिसेप्टर्स से अटैच नहीं हो सकता, और जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो इंटरलूकिन 1 जो है वो उसके जो एक्शंस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंटरलूकिन 1 है दिस बिकम्स इनइफेक्टिव, दिस बिकम्स यूजलेस। सो एनाकिंड्रा इज क्लिनिकली लेस इफेक्टिव देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स। जो अभी हमने लास्ट ड्रग्स पढ़ी उनसे ये कम इफेक्टिव है। एंड एनाकिंड्रा को रिफ्रैक्टरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर डीमार्स जो हैं वो असर नहीं दिखाते। डोज एनाकिंड्रा की 100 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली डेली। लोकल रिएक्शंस एंड चेस्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो एनाकिंड्रा के मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूअर बायोलॉजिकल डीमार्ट इज़ अबैटासेप्ट। अबैटासेप्ट जो है वो को स्टिमुलेशन ब्लॉकर है ना। इस फिगर को देखो, यहाँ पे 2 सेल्स हैं, दिस इज़ अ टी सेल एंड दिस इज़ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ना जो टी सेल्स है उसको एक्टिवेट होने के लिए 2 सिग्नल्स चाहिए। पहला जो है वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एंटीजन से कंबाइन होना, ये पहला सिग्नल है टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए ना। दूसरा सिग्नल क्या है जिसको हम को स्टिमुलेशन कहते हैं। यहाँ पर CD80 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के CD80 टी सेल्स के CD28 से इंटरैक्ट करें, तो ये इंटरैक्शन ज़रूरी है और इस इंटरैक्शन को कहते हैं हम को स्टिमुलेशन। ना अबैटासेप्ट जो कि यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है, अबैटासेप्ट जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के CD80 से कंबाइन हो जाता है, CD80 को बाइंड कर लेता है और CD80 को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से CD80 जो हैं उनका इंटरेक्शन CD20 से नहीं हो पाता, और इसीलिए ये जो को स्टिमुलेशन का प्रोसेस है ये अबैटासेप्ट ब्लॉक कर देती है। अब ये जब को स्टिमुलेशन या फिर जो सेकंड सिग्नल है जब ये ब्लॉक हो गया तो टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाएगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूअर बायोलॉजिकल डीमार्ट इज़ द रिटुक्सीमैब। ना रिटुक्सीमैब बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, रिटुक्सीमैब बी सेल्स को डिप्लीट करती है, तो बी सेल्स का जो नंबर है, जो उनकी संख्या है वो कम हो जाती है। तो जो एंटीबॉडीज़ है, रूमेटॉइड एंटीबॉडीज़ लाइक रूमेटॉइड फैक्टर, उनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स है उनका डैमेज जो है वो रुक जाएगा। नाउ रिटुक्सीमैब काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटी CD20 एंटीबॉडी है। नाउ CD20 जो है ये बी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन मार्कर है, तो CD20 बी सेल्स पे पाया जाता है और CD20 जो है वो बी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन मार्कर है। तो लुक एट दिस फिगर, सेंटर में पिंक कलर के ये जो सेल्स हैं, दिस सेल इज़ द बी सेल। ना रिटुक्सीमैब यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है। ना रिटुक्सीमैब इन येलो कलर, ये रिटुक्सीमैब CD20 से बाइंड कर लेता है, सो रिटुक्सीमैब बाइंड्स टू CD20। नाउ CD20 से बाइंड होने के बाद ये रिटुक्सीमैब बी सेल्स को कई तरीक़ों से डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि एक तरीका है अपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। दूसरा ये रिटुक्सीमैब मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है जो कि फैगोसाइटोसिस से बी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं और साइटोकाइंस भी बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बी सेल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है और देयरफॉर रिटुक्सीमैब कॉजेज बी सेल डिप्लीशन। नाउ बी सेल डिप्लीशन होने से एंटीबॉडीज़ जैसे कि रूमेटिक फैक्टर वो नहीं बनते, और दिस इज़ हाउ rituximab is useful in the management of rheumatoid arthritis. So this is all about anti-rheumatic drugs. This is all about the pharmacology of DMARDs.
नाउ प्लीज़ नोट दैट वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सके। ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। कोई भी ड्रग फिजिशियन को कंसल्ट किए बिना ना लें। सो if you find the video useful, kindly like, subscribe and share this video. Thanks for watching this video.